हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका लेट्स गेम में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अच्छे से देख लिया था स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर और स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर कौन होते हैं। तो जो भी स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होते हैं वो ही लोन पेयर आपका शेप में चेंज करते हैं, बॉन्ड एंगल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे कि बॉन्ड एंगल का बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम वेस्पर थ्योरी के बेस पे और NBEPR थ्योरी के बेस पे। जो भी आपका बॉन्ड एंगल होते हैं वो हम अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आज के बाद आप कोई भी बॉन्ड एंगल निकालने के लिए आ जाए, कंपैरिजन करने के लिए आ जाए तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया है, तो वो जाके देख ले और उसके बाद आज का वीडियो लेक्चर बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो बिल्कुल हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें होते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें शेयर होते हैं। तो तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद जो डबल बॉन्ड होता है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो दो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, शेयर होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, शेयर होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। और जो लोन पेयर होते हैं उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। और वो अनशेयर्ड होता है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता है, बिल्कुल फ्री होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे लोन पेयर में होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको पता है कि जो सेम चार्ज होता है अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन लगेगा। बिल्कुल अच्छे से लगेगा भाई। और अगर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसीलिए हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, इसलिए हमेशा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर कुछ भी आ जाए तो रिपल्सन वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा रिपल्सन सबसे ज़्यादा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रिपल्सन सबसे ज़्यादा लगेगा। इतनी बात समझ लेना। उसके बाद डबल बॉन्ड में और लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर्ड हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। पर लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन है, प्योर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा लगेगा डबल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है। तो उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के बाद जो रिपल्सन लगता है वो किस में लगता है, लोन पेयर में लगता है। अगर लोन पेयर के साथ कुछ भी आ जाए तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में लगेगा ट्रिपल बॉन्ड के बाद। और उसके बाद हमारा किस में लगेगा रिपल्सन, डबल बॉन्ड में ज़्यादा रिपल्सन लगेगा और सबसे कम रिपल्सन लगेगा आपका सिंगल बॉन्ड में। तो ये आपका रिपल्सन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन आपका ट्रिपल बॉन्ड में लगता है, उसके बाद लोन पेयर में रिपल्सन लगता है, उसके बाद डबल बॉन्ड में, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में। और लोन पेयर वो कैसे लोन पेयर होने चाहिए, मैंने आपको बताया है, वो आपके स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होने चाहिए, तभी आपका रिपल्सन ज़्यादा लगेगा। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव में क्यों नहीं लगेगा, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आपको पता चले जाएगा कि स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव जो लोन पेयर है वहाँ पे आपका रिपल्सन ज़्यादा क्यों नहीं लगता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ट्रिपल बॉन्ड में रिपल्सन सबसे ज़्यादा, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड में, फिर सिंगल बॉन्ड में। तो आपको ये नहीं रटना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, ये रट देते हैं लोन पेयर रिपल्सन इज़ ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है कब, जब सिंगल बॉन्ड पेयर हो, जब बॉन्ड पेयर क्या हो, सिंगल बॉन्ड पेयर हो, इसके लिए वैलिड है। तो आपको ये चीज़ आपको भूलनी है अब। और आपको क्या याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है जिससे आपको बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर मैं पूछूं जो CH4 मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल है, POF3 मॉलिक्यूल है, इसमें जो डेल्टा बॉन्ड एंगल, इसमें जो अल्फा बॉन्ड एंगल है, बीटा बॉन्ड एंगल है, गामा बॉन्ड एंगल है और डेल्टा बॉन्ड एंगल है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे पहले आपको हमें क्या पता होना चाहिए कि जो रिपल्सन होता है वो ज़्यादा कहाँ होता है और कम कहाँ होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू होती है, बॉन्ड एंगल होता है, वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो सबको पता है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है।
तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड में रिपल्सन ज़्यादा कहाँ होता है, लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन होता है, लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन करता है। अभी हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड से ज़्यादा रिपल्सन कौन करता है, लोन पेयर करता है। तो लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, इसकी वजह से ये इसको ज़्यादा रिपल करेगा और बीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, गामा से। रिपल्सन यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो गामा छोटा होगा और बीटा छोटा होगा, दोनों जगह छोटा होगा, लेकिन ज़्यादा छोटा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा यहाँ पे है। तो हमें पता है कि अल्फ़ा हो गया हमारा 109 डिग्री 28 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। इससे छोटा कौन होगा, गामा भाई, कोई दिक्कत नहीं। और इससे भी छोटा कौन होगा, बीटा, क्योंकि रिपल्सन यहाँ पे इससे ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा इससे छोटा। और अगर हम डेल्टा की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, डेल्टा की बात करें, तो पहले यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन लग रहा है और रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ पे होगा, डेल्टा का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा डेल्टा का। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है और CSIR नेट में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको रिपल्सन बिल का नॉलेज बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके बेस में जितने भी और एग्जाम्पल हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले डिस्कस करने से पहले हम पढ़ लेते हैं वेस्पर थ्योरी एप्लीकेबल कहाँ होती है। आधा से ज़्यादा बच्चों को तो वेस्पर थ्योरी लगानी नहीं आती, कहाँ पे वेस्पर थ्योरी लगेगी, कहाँ पे वेस्पर थ्योरी नहीं लगेगी। तो इसके लिए हमारे पास 3 रूल हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये देखने के बाद आपको बॉन्ड एंगल कंपेरिजन करना कभी आप नहीं भूलने वाले हो। तो वेस्पर थ्योरी के कितने रूल होते हैं, 3 रूल होते हैं, जिसके बेस पे वेस्पर थ्योरी हम लगा सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में और बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है वेस्पर थ्योरी का, रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है वेस्पर थ्योरी का, कि जो बॉन्ड एंगल है हमारा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पर ये रूल कब एप्लीकेबल होगा, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है आपके पास सबसे पहली चीज़, आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम होना चाहिए, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ NBEPR नॉट एप्लीकेबल, NBEPR नॉट एप्लीकेबल। और अभी आपको थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा कि NBEPR है क्या चीज़, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। पर दो चीज़ अगर जब ये 2 चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा और NBEPR एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वहाँ पे जब नंबर ऑफ लोन पेयर जो होंगे वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, किसके, बॉन्ड एंगल के। तो फटाफट से इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपका ये NH3 हो गया, NH3, ये आपका हो गया H2O। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और यहाँ पे NBEPR एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, ये बिल्कुल हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बल थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो sp3 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पे क्या है, NBEPR एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के, मतलब जहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा बॉन्ड एंगल वहाँ पे कम। तो बॉन्ड एंगल कम किसका होगा, इसका, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा यहाँ पे, तो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होगा। तो ये आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, दिक्कत। अब रूल नंबर दूसरे की तरफ आते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है हमारा, कि जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। लेकिन इस रूल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस रूल के लिए आपका रिक्वायरमेंट रूल नंबर 1 की रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, NBEPR एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट इसके लिए है कि लोन पेयर आपके सेम होने चाहिए, लोन पेयर शुड बी सेम। तो लोन पेयर आपके सेम होने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ अप्लाई हो रही हैं, फॉलो हो रही हैं, तब आपका जो बॉन्ड एंगल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। आगे बात समझ में। तो इसका फटाफट से एग्जांपल कर लेते हैं। अगर NH3 है हमारा, अगर क्या है, NH3 है और PS3 है, अगर NH3 है और PS3 है, तो आपका देखिए बॉन्ड एंगल
बॉन्ड एंगल क्या होगा यहाँ पे, आपका लोन पेयर क्या है, आपका सेम है। लोन पेयर कितना लोन पेयर है, एक एक लोन पेयर है, ये भी सही हो गया भाई सही। आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, ये भी सही हो गया भाई। NBEPR भी आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो ये भी सही हो गया भाई। तो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा किसका होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ज़्यादा होगी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंगल उसका ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दूसरा रूल आपको अप्लाई करना आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर मैं पूछूँ CH4 और SiH4, अगर मैं क्या पूछूं CH4 और SiH4 के बीच बॉन्ड एंगल की बात करूं, CH4 और SiH4 की बॉन्ड एंगल की बात करूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है C और यहाँ पे सेंट्रल एटम है Si, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C की ज़्यादा होती है Si के कंपेरिजन में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C की ज़्यादा होती है Si के कंपेरिजन में। यहाँ पे भी 0 लोन पेयर है, यहाँ पे भी 0 लोन पेयर है, लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, NBEPR दोनों में एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा किस में होना चाहिए, CH4 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, CH4 में बॉन्ड एंगल SiH4 में बॉन्ड एंगल के इक्वल होता है। तो इसीलिए आपको तीसरी कंडीशन बिल्कुल अच्छे से समझिएगा कि लोन पेयर सेम होने का मतलब क्या है, कि लोन पेयर कुछ ना कुछ होने ही चाहिए। अगर एक लोन पेयर है चाहे वो सेम है, तो वहाँ पे ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी। बात समझ में आई। अगर लोन पेयर 0 होंगे, लोन पेयर दोनों जगह 0 होंगे, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो लोन पेयर सेम होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे लोन पेयर होने चाहिए और वो सेम होने चाहिए, ठीक। तो आपको दूसरा रूल भी समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब तीसरा रूल क्या बोलता है, तीसरा रूल ये बोलता है कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। जो हमारा सेंट्रल एटम के साथ साइड एटम जुड़ा हुआ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल। तो ऐसा तब होगा, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रूल 1 और रूल 2 दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, NBEPR एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, लोन पेयर भी सेम होने चाहिए, और चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जो है वो सेम होनी चाहिए, तब आपका हमारा क्या होगा, ये वाला रूल फॉलो होगा। तो अगर मैं बात करूं NH3 और NF3 की बात करूं, NH3 और NF3 की बात करूं, तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर, यहाँ पे भी एक लोन पेयर, बात सही है भाई। N तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम, तो ये वाली बात भी सेटिस्फाई हो गई भाई। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी sp3, यहाँ पे भी sp3, तो ये वाली बात भी सेटिस्फाई हो गई भाई। और NBEPR यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो ये वाली बात भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा कहाँ होगा, कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइड एटम के। तो अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो यहाँ पे साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F क्या होता है, H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा और यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको ये 3 रूल बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इन्हीं के बेस में हम बॉन्ड एंगल बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं। तो आपको ये 3 रूल अप्लाई करने आने चाहिए, और तभी आप बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ CH4 और CF4 की, अगर मैं बात करूँ CH4 और CF4 की, तो इसमें ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेंट्रल एटम की, NBEPR नॉट एप्लीकेबल, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर सेम। मैंने क्या बोला था अभी, लोन पेयर क्या होने चाहिए, होने चाहिए। यहाँ पे 0 लोन पेयर है, यहाँ पे 0 लोन पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हम ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं करते हैं। और इतना हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे लोन पेयर ना हो वहाँ पे हमेशा बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, हमेशा बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। तो इन बातों से एक और हमारे पास थ्योरी निकलती है कि अगर हमारे पास लोन पेयर 0 हो और हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर 0 हो और हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, तो हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है वो सेम होते हैं। ऑल बॉन्ड एंगल हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे CH4, CF4, SiF4, जितने भी आपके हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर 0 है, वहाँ पे आपके बॉन्ड एंगल क्या होंगे, सेम होंगे सारे। बिल्कुल अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब आते हैं NBEPR की तरफ। किसकी तरफ? NBEPR की तरफ। कि ये हम बार बार बोल रहे हैं नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, लेकिन होता क्या है NBEPR? तो NBEPR क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कौन होते हैं, उनके बीच जो रिपल्सन लगता है उसको बोलते हैं NBEPR। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं OCl2, अगर मैं बात करूं OCl2, ठीक है, तो आपको पता है कि Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक 7वां इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना आपको पता है। और आपके पास ऑक्सीजन पे क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन ये आपके होते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या होते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। और इनकी वजह से जो रिपल्सन लगता है वो पढ़ते हैं हम वेस्पर थ्योरी के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से जो रिपल्सन लगता है उसको पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी के अंदर। और जो ये बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये होते हैं आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये होते हैं आपके क्या? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसके वजह से जो रिपल्सन लगता है उसको बोलते हैं हम NBEPR थ्योरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ O के साथ अगर 2 CH3 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपको पता है कौन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो NBEP नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कौन होंगे? ये जो बॉन्ड पेयर है हमारे पास C के साथ H के साथ जो बॉन्ड पेयर है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो हमेशा ये ध्यान रखना नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। बस जितने भी NBEP नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर के अलावा जितने भी हमारे पास बॉन्ड पेयर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? NBEP नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमारा H2O मॉलिक्यूल है। क्या है हमारा H2O मॉलिक्यूल? तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? लोन पेयर रिपल करते हैं बॉन्ड पेयर को। आपको पता है कि लोन पेयर में क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। और इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो आता है 104.5 डिग्री आपका क्या आता है? बॉन्ड एंगल आता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने क्या बोला था कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे NBEPR एप्लीकेबल होता है। NBEPR क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जो क्या होते हैं Cl का क्या होता है? साइज होता है वो ऑक्सीजन से बड़ा होता है। तो Cl का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है। Cl का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है। तो जो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आपस में रिपल्सन करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि जैसे ही ये Cl के इलेक्ट्रॉन हाथ फैलाने की कोशिश करते हैं, पैर फैलाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से बैठने की कोशिश करते हैं तो उनको जगह नहीं मिल पाती है और इस वजह से वो क्या करते हैं? रिपल्सन स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिपल्सन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनमें रिपल्सन लगता है। ये रिपल्सन डोमिनेट करता है इस रिपल्सन को। इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होता है? बढ़ जाता है। और बॉन्ड एंगल जो बढ़ जाता है वो कितना बढ़ जाता है? 110 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाता है। यहाँ पे जो 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल था यहाँ पे NBEPR की वजह से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हो जाता है 110 डिग्री हो जाता है। और अगर यहाँ पे बात करें PCl3 में बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर में रिपल्सन लग रहा है। तो यहाँ पे जो Cl है यहाँ पे NBEPR नहीं लगता है। यहाँ पे Cl के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आपस में रिपल नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? तो इससे ये बात पता चलती है हमें कि जो फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, फॉस्फोरस का साइज क्या है? बड़ा है। तो Cl आराम से बैठ पा रहे हैं, हाथ फैल के, हाथ Cl के इलेक्ट्रॉन जो है हाथ खोल के, पैर खोल के आराम से बैठ पा रहे हैं। इसके वजह से यहाँ पे रिपल्सन नहीं लग रहा होगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन नहीं लग रहा होगा। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि NBEPR एप्लीकेबल कहाँ है? जहाँ पे सेंट्रल एटम का साइज, जहाँ पे सेंट्रल एटम का साइज क्या होगा? क्या होगा? छोटा होगा। किससे? किससे छोटा होगा? साइड एटम के, साइड एटम के साइज से।
तो हमारा पहली बात हमें इससे ये पता लगती है कि जो सेंट्रल एटम का साइज होना चाहिए वो साइड एटम के साइज से छोटा होना चाहिए, तभी आपका क्या लगता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच रिपल्सन लगता है और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। और जो सेंट्रल एटम होना चाहिए उसका साइज छोटा होना चाहिए और वो होना चाहिए सेकेंड पीरियड का। किसका होना चाहिए? सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये होने चाहिए आपके क्या सेंट्रल एटम। और जो साइड एटम होना चाहिए वो थर्ड पीरियड का होना चाहिए या उससे ज़्यादा थर्ड पीरियड का या उससे नीचे के जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं सेंट्रल एटम से, सेकेंड पीरियड से, तब आपका क्या लगता है NBEPR लगता है। तो आपको इतनी बात यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी। NBEPR कब लगेगा? जब सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का हो और साइड एटम क्या हो, थर्ड पीरियड या उससे ज़्यादा, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड का हो, तो वहाँ पे NBEPR ये वाला रिपल्सन आपका क्या करेगा, डोमिनेट करेगा और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना वेस्पर थ्योरी वहीं एप्लीकेबल होगी जहाँ पे NBEPR नहीं लगता है, और जहाँ पे NBEPR लगता है वहाँ पे बॉन्ड एंगल हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इतनी बात बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो हुआ क्या, तो हुआ ये कि जैसे ही हमने क्या पहले हमारा बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री था, जैसे ही हमने यहाँ पे Cl रखा तो वो उन्होंने पैर खोल के, हाथ खोल के बैठे, और जैसे ही वो बैठना शुरू किया उन्होंने तो उन पर रिपल्सन लगा, और रिपल्सन लगने के बाद वो कहाँ तक रिपल्सन पहुँचा, 110 डिग्री तक रिपल्सन पहुँचा। इसका मतलब 110 डिग्री में Cl के इलेक्ट्रॉन पेयर है बिल्कुल अच्छे से बैठ पा रहे हैं, उसके बाद रिपल्सन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब 110 डिग्री में बिल्कुल अच्छे से बैठ पा रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, अगर वहाँ पे यही कंडीशन आ जाए, कि जो सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड का हो और साइड एटम जो थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड के हो, तो वहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन नहीं लगता है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे 180 डिग्री है, पहले से ही वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो इसका मतलब जब यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोन पेयर क्या कर रहे थे, हाथ खोल के, पैर खोल के अच्छे से बैठ पा रहे थे 110 डिग्री में, तो उसके बाद जब रिपल्सन कर ही नहीं रहे थे, तो यहाँ पे जब पहले से ही 180 डिग्री है बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पे रिपल्सन लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना sp में NBEPR नहीं लगता है। अगर हम sp2 की बात करें, तो sp2 में अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि सेंट्रल एटम हमारा सेकेंड पीरियड का हो और साइड एटम हमारा थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड का हो, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे पहले से बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। sp2 में हमारा बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है। तो फिर वही बात, जब वो 110 डिग्री में बिल्कुल अच्छे से सेटल हो गए हैं, तो यहाँ पे पहले से ही बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, तो यहाँ पे भी जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आपके रिपल्सन नहीं करेंगे। तो इसीलिए sp और sp2 में NBEPR लग ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे पहले से बॉन्ड एंगल इतना ज़्यादा है कि वो बिल्कुल अच्छे से बैठ सकते हैं, रिपल्सन करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए NBEPR जो है ओनली ऑन sp3 में लगेगा, और जहाँ पे NBEPR लगेगा sp3 में, वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो अगर आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है, तो इसमें हम बेसिक सा एक बिल्कुल अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल आइडिया ले सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ होता है। sp में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है कितना, 180 डिग्री। उसके बाद बॉन्ड एंगल कहाँ होता है, sp2 में कितना होता है, 120 डिग्री। उसके बाद बॉन्ड एंगल कहाँ होता है, sp3 में, और sp3 में कहाँ, जहाँ NBEPR लग रहा है, NBEPR लग रहा है। क्योंकि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और वहाँ पे NBEPR लग रहा होगा, तो वहाँ पे जो रिपल्सन होगा NBEPR की वजह से बढ़ जाएगा, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो बढ़ जाएगा आपका। इतनी बात आपको समझ में आई। तो sp3 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा जब NBEPR लग रहा होगा, और जब वेस्पर लग रही होगी तो sp3 में बॉन्ड एंगल कम होगा। किसके, जब NBEPR लग रही होगी sp3 में। तो ये है आपका वेस्पर अगर लग रही होगी तो, और NBEPR लग रहा होगा, तो बॉन्ड एंगल NBEPR में ज़्यादा होता है और VSEPR में क्या होता है, कम होता है। और सबसे कम बॉन्ड एंगल कहाँ होता है, जहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन। वहाँ पे कितना होता है, ड्रैगो मॉलिक्यूल में होता है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो ये आपका, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल
SP में, फिर SP2 में, फिर SP3 में, पर कहाँ, जहाँ पे NBEPR लग रहा हो, फिर SP3 में जहाँ वेस्फर लग रही हो, और सबसे कम जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। इसके बेस में आप सारे जितने भी बॉन्ड एंगल है उनको अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, ये मुझे लगता है। तो आपका क्या है, यहाँ पे PCl3 है, POCl3 है, PCl3 है और SNF3 है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल है अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा, यहाँ पे डेल्टा। तो आपको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड एंगल को लिखना है और आपको ये कमेंट करके बताना है। अगर आपको समझ में ये नहीं आया होगा, वैसे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की बनाने वाला हूँ, क्वेश्चन सीरीज़ की बनाने वाला हूँ, उसमें क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करा दूंगा। एक और क्वेश्चन है, CH4 NH3 Cl2O और PS3 में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा। तो यहाँ पे आपको वेस्पर थ्योरी, NBEPR इसमें लगानी है, जो इसमें लग रहा होगा उसके बेस पे आपको बॉन्ड एंगल बताना है। तो आप ये बॉन्ड एंगल बता सकते हो। तो इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जो भी आपको डाउट होगा वो आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आप जितने भी बॉन्ड एंगल कंपैरिजन क्वेश्चन हैं, घर में बुक उठाइए, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन करिए। आपको मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सही कर सकते हो। तो इसके बेस में जितने भी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको जो मेरी क्वेश्चन सीरीज़ वाली वीडियो आएगी उसमें मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से करके बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टा में आप फॉलो कर सकते हैं, लेट्स स्कैम विद MD, ये मेरी आईडी है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मुझे डाउट पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जितने से जितना ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।